हाँ जी, नमस्कार। सो यूट्यूब पे स्विंग ट्रेडिंग को लेके काफ़ी वीडियोस हैं, लेकिन कोई भी ऐसा एक मुझे वीडियो नहीं मिला या चैनल नहीं मिला जहाँ पे सारी स्ट्रेटजीज़ को वन बाय वन क्लियरली एक्सप्लेन किया गया हो, और स्पेशली उन स्ट्रेटजीज़ का रियल टाइम कैसे बेनिफिट होता है ये किसी ने बात ही नहीं की है। सो आई थॉट कि रियल टाइम ऐसी स्ट्रेटजीज़ को डिटेल स्टडी किया जाए और उन पे सेशन वाइज चैप्टर्स रिकॉर्ड किए जाएं, शेयर किए जाएं। सो स्विंग ट्रेडिंग में there are multiple strategies people use. Number one is like uh, if you have seen price action, ठीक है। सेकंड इज़ वॉल्यूम ट्रेडिंग, देन मोमेंटम ट्रेडिंग, राइट। ठीक इसी तरीके से स्विंग ट्रेडिंग में देयर इज़ वन मोर strategy where people trade in the range, within the range. So that is known as range trading. So अब मैंने ये सोचा कि हम लोग आगे जाके हर एक स्ट्रेटजी का डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। सबसे फर्स्ट जो मैंने रखा है वो है रेंज ट्रेडिंग। वाई? बिकॉज रेंज ट्रेडिंग इज़ दी ओनली स्ट्रेटजी विच डज नॉट गेट affected by which does not get highly affected by the momentum of the market, कि अगर ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, अगर आप किसी भी स्टॉक को एनालाइज करेंगे तो आपको एक दिन में एक रेंज ज़रूर मिलेगा। उसका एक स्पेसिफिक टाइम होगा, टाइम फ्रेम होगा, और हर स्टॉक का वो डिफरेंट होता है। मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स का जो रेंज ड्रॉप होता है वो 2:30 से 3:30 बजे के बीच में होता है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे हम स्विंग ट्रेडिंग के जो फर्स्ट सेशन में हम रेंज ट्रेडिंग की बात करेंगे कि किस तरीके से रेंज ट्रेडिंग करनी चाहिए और किस तरीके से स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में ही रेंज ट्रेडिंग ज़्यादा एफिशिएंट होती है। मैंने 2 स्टॉक्स शॉर्ट लिस्ट किए हैं जो कि लार्ज कैप में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हो गया या HDFC बैंक हो गया। अच्छा, एक और बात कि इन स्टॉक्स का जो एनालिसिस यहाँ पे किया जा रहा है वो स्पेसिफिकली ओनली टू रेंज ट्रेडिंग है, ठीक है। आप इस स्ट्रेटजी के अलावा इस एनालिसिस को किसी और में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, जैसे आप स्विंग ट्रेड करते हैं, स्विंग ट्रेड का भी एक डेफिनेट टाइम पीरियड होता है। एक होता है कि आप एक स्टॉक को विद इन 3 to 4 days होल्ड करके निकाल देंगे। जैसे ही आपको रिक्वायर्ड मोमेंटम मिल गया 5% का, 3% का, 2% का, 2% तो खैर बहुत कम हो गया, बट स्टिल पीपल फ्लिप स्टॉक्स फॉर 2%। अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा कुछ लोग स्टॉक होल्ड करते हैं मोर देन अ वीक, एंड दिस ड्यूरेशन इज़ 1 हफ्ते से लेके 1 महीने तक। और फिर आता है लॉन्ग टर्म होल्डिंग पीरियड, जो कि आपका 1 महीने से लेके 6 महीने तक होना चाहिए, हो जाता है। अब ये 1 से 6 महीने का वो पीरियड होता है जिसमें आपके स्टॉक का मोमेंटम आपने जो सोचा था वो नहीं मिला, तो आप उसे होल्ड कर रहे हैं। उसे होल्ड इस एक्सपेक्टेशन में कर रहे हैं कि शायद थोड़ा सा टाइम पीरियड और वेट करके ये रिवर्सल ले ले, या ये रिक्वायर्ड जो आपको चाहिए पॉइंट वहाँ तक, रेंज तक पहुँचा दे और आपको रिक्वायर्ड प्रॉफिट मिल जाए। तो सबसे पहला रेंज ट्रेडिंग का जो यहाँ पे आपका रूल है वो ये है कि आपके पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्लियरली बने होने चाहिए, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि HDFC बैंक का जो इस वीक का, मे के लास्ट वीक का हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया हुआ है। तो 2 बार ये स्टॉक यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली आप ये देखेंगे यहाँ पे 1918 मतलब 1918 से 1920 तक पहुँचा है बार बार, ठीक है। सेम यहीं पे इसका हाई बनेगा, जो हाई बना था वो 1947 बना था, 1947, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक देखेंगे कि जो इसका जो अभी मोमेंटम है वो डिक्लाइन है, वो नीचे की तरफ जा रहा है इस वीक का जो चल रहा है, ठीक है। विच मीन्स आने वाले 2 दिन और बृहस्पतिवार और शुक्रवार तक इसका जो रेंज होगा
वो अगेन नीचे की तरफ है, ठीक है। अगर ये रिवर्सल लेगा तो क्या होगा, तो आपको सबसे पहली चीज़ जो पता होनी चाहिए रेंज ट्रेडिंग की, कि रेंज ट्रेडिंग हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ही होती है। जिस डायरेक्शन में अगर उसने सपोर्ट तोड़ा या रेजिस्टेंस तोड़ा, दोनों ही आई मीन टू से सपोर्ट तोड़ा या रेजिस्टेंस तोड़ा, दोनों ही केसेस में रेंज ट्रेडिंग चेंज हो जाती है। मतलब फिर नया, जैसे ही उसने सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक किया तो नया सपोर्ट बन जाएगा, ठीक है। फिर आपको पूरा एनालिसिस दोबारा करना पड़ेगा, फ्रेमवर्क वही रखेंगे आप। तो अब सबसे ज़्यादा सपोर्ट सबसे ज़्यादा रेंज ट्रेडिंग कौन करता है? सबसे ज़्यादा रेंज ट्रेडिंग क्या कहते हैं, HNIs करते हैं, सेकंड प्रॉप फर्म्स करती हैं, क्योंकि उनके पास जो ड्यूरेशन होती है वो बहुत कम होती है। अब मैं आपको एक चीज़, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ कि स्विंग ट्रेडिंग और एक फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कर रहे हैं आप, मतलब तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सी, अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं और आप साल का 25% निकाल रहे हैं, जस्ट हियर मी आउट, और अगर आपने क्या कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग करके 20% निकाला है, तो भी आप स्विंग ट्रेडिंग में ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे, क्योंकि आपके नंबर ऑफ़ ट्रेड्स ऑप्शंस के, डेरिवेटिव्स के मुकाबले बहुत कम होंगे, नंबर 1। नंबर 2, आप टैक्सेस बहुत कम देंगे, ठीक है। एंड नंबर 3, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपकी जो इन्वॉल्वमेंट है ट्रेड्स में वो लॉन्ग टर्म रहेगी, शॉर्ट टर्म नहीं रहेगी। जितना शॉर्ट टर्म आप ट्रेड्स लेते हैं उतना ही पैनिक ट्रेड्स आपके ज़्यादा होते हैं। सो इस वजह से स्विंग ट्रेडिंग इज़ मोर इफ़ेक्टिव एंड बेनिफिशियल। सेकेंड पॉइंट, स्विंग ट्रेडिंग में क्योंकि आपके पास टाइम पीरियड ज़्यादा होता है, आप एनालिसिस अच्छे से कर पाते हो और आपके ट्रेड्स में रिस्क बहुत कम रहता है। सो ऑन एन एवरेज आपका जो कैपिटल जो लॉस का रेशो होता है वो बहुत कम होता है, मैक्सिमम 10%। 90% ट्रेड्स आपके विन होते हैं। वहीं आप ऑप्शंस में जाओगे, बाइंग में जाओगे या फिर सेलिंग में जाओगे, स्पेसिफिकली ऑन दी ऑप्शन बाइंग साइड देयर इज़ अ ह्यूज रिस्क। सो इस वजह से स्विंग ट्रेडिंग इज़ मोर सस्टेनेबल फॉर पीपल हु वांट टू हैव लोअर रिस्क एंड अ डिसेंट प्रॉफिट। तो अब रेंज ट्रेडिंग की हमने बात कर ली शुरू में, कि रेंज ट्रेडिंग में सबसे नंबर 1 पे जो चीज़ होती है वो है कि आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। इन दोनों के ड्रॉ करने के बाद आपको उस रेंज के अंदर जब स्टॉक ट्रैवल कर रहा होता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये आपको जब भी आप ट्रेड कर रहे हैं रेंज ट्रेडिंग में, तो अपने लास्ट 2 डेज़ के ट्रेड्स देखेंगे आप, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखते हैं कि सपोज़ इस दिन ये ट्रेड ऊपर गया, ठीक है। अच्छा, बैंक ने यहाँ से तकरीबन 1935 से उठा के सीधे 1945 तक गया, ठीक है। अब इसके 2 दिन आप ट्रेड देखेंगे, ठीक है, 1-2 दिन नोटिस करेंगे, तीसरे दिन आप फिर ट्रेड लेंगे। तो ये रेंज ट्रेडिंग है। कोई भी कैंडल पिक कर लीजिए, बट आप स्टार्ट कहाँ से करेंगे? आप स्टार्ट हमेशा बड़ी कैंडल से करेंगे। सो अगर आपको देखना है तो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड, थर्ड। सो what I am trying to say, from first count 2 more candles, so 3 days की स्टडी होगी एंड नेक्स्ट 2 days आप रेंज ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक। सिमिलरली अगर आप इसे आप पॉइंट नहीं पिक करेंगे, दिस कैन नॉट बी योर रेंज ऑफ रेफरेंस, दिस कैन बी योर रेंज ऑफ रेफरेंस, ठीक है। चलिए एक बार मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि रेंज ट्रेडिंग में आप पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि स्टॉक का इस हफ्ते का लोएस्ट क्या बना है और हाईएस्ट क्या बना है, ठीक है। और आप जो सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडल हैं उन्हें पॉइंट ऑफ रेफरेंस लेके उनके नेक्स्ट 2 डेज़ की स्टडी करें। जैसे अगर हम इसको ले रहे हैं, इस कैंडल को ले रहे हैं, तो इसके नेक्स्ट 2 कैंडल्स की स्टडी करेंगे, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे, ठीक है, इस दिन, या हम इस कैंडल को हम पिक कर रहे हैं, ये बड़ी वाली, और फिर नेक्स्ट 2 डेज़ को ऑब्जर्व करेंगे और फिर हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे, ठीक है। अब रेंज ट्रेडिंग आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा,
आप रेफरेंस के लिए डे 1 डे 2 ले सकते हैं, लेकिन ट्रेड उसके आगे किसी भी दिन ले सकते हैं. इट इज़ सजेस्टेड टू हैव अ यूज़ अ बिगर कैंडल एज अ रेफरेंस, ताकि आपको स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, जब आपने स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, एक कैंडल जिसमें स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ऑब्जर्व किया गया है उससे पॉइंट ऑफ रेफरेंस लेते हैं, तो आपकी आगे की जो है रेंज वो क्लियर हो जाती है. वो क्लियर ऐसे होती है कि उस कैंडल से बड़ी कैंडल बनना मुश्किल है. इट्स नॉट इम्पॉसिबल, बट पॉसिबिलिटी 70-80% यही होती है कि जैसे आप यहाँ पे देखेंगे ये सबसे बड़ी कैंडल बन गई है, अब इससे बड़ी कोई कैंडल नहीं बनी है पूरे वीक में, ठीक है. या जैसे ये बड़ी कैंडल बन गई तो उसके बाद 1 2 3 4 5 कैंडल नहीं बनी, ये फिर एक बड़ी, अब इससे नेक्स्ट 5 दिन आप कैलकुलेट करें, 1 2 3 4 5, यू गॉट इट. अब जैसे ये कैंडल बड़ी है, या तो इससे बड़ी कैंडल बने, अगर इसे आप पॉइंट ऑफ रेफरेंस लेंगे तो आपके पास नेक्स्ट 2 डेज़ की स्टडी के लिए कैंडल्स हैं ही नहीं. यू गॉट माई पॉइंट. तो आपके पास जिस कैंडल को, जिस बड़ी कैंडल को आप पॉइंट ऑफ रेफरेंस ले रहे हैं, उसके बाद 2 कैंडल्स आपके पास होनी चाहिए फॉर रेफरेंस टू स्टडी द मोमेंटम. हाँ, अगर जैसे आपने इस कैंडल को लिया, ठीक है, इस वाली को, तो आपके पास 1 2 ये 2 कैंडल्स रेफरेंस के लिए होगी स्टडी के लिए. अब आप ट्रेड इनमें ले सकते हैं. आपने यहाँ पे सपोज ट्रेड लिया तो आपका एग्जिट यहाँ कहीं होना चाहिए या यहाँ होना चाहिए, ठीक है. नाउ सो रेंज ट्रेडिंग में अभी तक हमने 2 पॉइंट्स डिस्कस कर लिए. पहला तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपने बनाया, उसके बाद आप बड़ी कैंडल पिक करते हैं ताकि आपको मोमेंटम का प्रॉपर आइडिया, रेंज का प्रॉपर आइडिया मिल जाए, ठीक है. रेंज ट्रेडिंग बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है, जिसमें 1 हफ्ते का टाइम फ्रेम हम लेके चलते हैं स्टॉक को पिक एंड सेल करने के लिए, बाय एंड सेल करने के लिए. सो दीज आर दी 2 पॉइंट्स. नाउ सॉरी, दीज आर दी 2 पॉइंट्स, यस. अब तीसरा पॉइंट आता है कि हमें उस स्टॉक का मोमेंटम भी, हमें उस स्टॉक की डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए. सो क्योंकि आप यहाँ से उठा रहे हैं, आप देखिए, आप जब वीकली स्टडी कर रहे हैं तो उसका जो आपका एनालिसिस होगा, वो रिस्पॉन्स भी आपका, रिजल्ट भी आपका सिर्फ वीक का ही देगा. यू गॉट माई पॉइंट. वो वीक का ही देगा. जैसे सपोज ये वीक 1 हो गया, ये वीक 2 हो गया, तो जो आपकी एनालिसिस होगी वो आपको रिजल्ट सिर्फ वीक 3 का देगी. यू गॉट माई पॉइंट. ना कि वो आपको पूरे मंथ का देगी. अगर आप मंथली स्टडी करेंगे रेंज ट्रेडिंग को तो फिर आपको 3rd मंथ का मिलेगा, ठीक है. अब जैसे यहाँ पे हम देखते हैं, हमने 1 वीक स्टडी किया यहाँ पे, ये फिर ये 2nd वीक स्टडी किया, और ये फिर वीक 3 का हमने प्रोजेक्ट किया है, क्योंकि ये ऑलरेडी डिक्लाइनिंग था, ठीक है. 1st वीक, 2nd वीक, अब ये 3rd वीक, तो डिक्लाइन होगा, कहाँ तक जाएगा, इसका लोएस्ट जो बनेगा वो बनेगा यहाँ पे, जो कि होगा अप्रॉक्सीमेटली 1918 से 1920 के आसपास. उसके बाद ये वापस उठेगा. तो रेंज ट्रेडिंग का बेनिफिट ये होता है कि क्योंकि आप शॉर्ट टर्म एनालिसिस कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए आप एनालिसिस कर रहे हैं, तो आपको उस ट्रेड की डायरेक्शन बहुत क्लियरली नज़र आती है. सेकंड, आपके पास एक डिफाइंड रेंज है ऑलरेडी, जिसकी वजह से आपको ये पता होता है इस स्टॉक का मोमेंटम कहाँ तक आ सकता है, कहाँ तक जा सकता है. तो आप जैसे ही अपना बाइंग कर लेते हैं, उसके बाद आप पहले ही अपना सेल ऑर्डर स्टॉप लॉस के साथ लगा दीजिए. तो सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अब वीक 3rd की हम बात कर रहे हैं, W3 यहाँ पे, जो सपोज हम रेंज ट्रेडिंग करना चाहते हैं. अब हमें इस कैंडल के बाद देखना है कि अगली कैंडल बड़ी बन रही है या इससे छोटी बन रही है. अगर इससे बड़ी बन रही है तो वो हमारा रेफरेंस कैंडल हो जाएगा. फिर 1st एंड 2nd कैंडल को ऑब्जर्व करेंगे और फिर हम उसमें डिसाइड कर लेंगे रेंज कि हमें कहाँ पे सेल करना है, ठीक है. लेकिन अगर 2nd कैंडल सपोज इससे छोटी बनती है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, छोटी बनती है, तो ये हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस हो गया और 1st 2nd हमारा आ गया. तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ, अगर पॉइंट ऑफ रेफरेंस बड़ा है तो आपका जो ट्रेड होगा वो उतना ही बड़ा मार्जिन देगा आपको प्रॉफिट का. और अगर आपका जो रेफरेंस कैंडल है वो छोटा है, तो आपका फिर जो प्रॉफिट बनेगा वो भी छोटा बनेगा. यू गॉट माई पॉइंट. इसलिए इट्स सजेस्टेड कि रेंज ट्रेडिंग करते हुए आपका जो
कैंडल है जो आप पॉइंट ऑफ रेफरेंस ले रहे हो वो उस वीक का सबसे बड़ा होना चाहिए. सो ये एक ब्रीफ एनालिसिस था मेरा रेंज ट्रेडिंग को लेके. अब मैं इसके बेनिफिट्स बताता हूँ आपको कि रेंज ट्रेडिंग के बेनिफिट्स क्या होते हैं. ठीक है, ये तो हो गया HDFC स्टॉक. यहाँ पे हमने पता कर लिया कि चलिए कि ये हमारा जो आएगा नेक्स्ट वीक में इसका लोएस्ट बनेगा और वो बनेगा अप्रॉक्सीमेटली 1918 से 1920 के पास. ठीक है, जैसे ये 1918 या 1920 के आसपास बनेगा. ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं हम दूसरे स्टॉक की तरफ जो है रिलायंस. तो मैं एग्जांपल लार्ज कैप का इसलिए ले रहा हूँ, बड़े स्टॉक्स का निफ्टी 50 का इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये सबसे सेफ स्टॉक्स हैं. नंबर 1, आप रेंज ट्रेडिंग जो की जाती है बेसिकली लार्ज कैप और मिड कैप पे की जाती है एंड इट्स स्मॉल कैप पे भी की जाती है, बट स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में रेंज जो होती है वो मोमेंटम काफ़ी लिमिटेड होता है. तो जब मोमेंटम लिमिटेड होता है विच मीन्स मोमेंटम लिमिटेड है तो इसका मतलब ये है कि हमें उसकी रेंज ऑलरेडी डिफाइंड है और मोमेंटम कम है. बट क्योंकि ये स्टॉक्स बहुत स्टेबल होते हैं तो आपको ट्रेड लेना बहुत इजी हो जाता है. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि इसमें ट्रेड का रिस्क बहुत कम होता है और अल्टीमेट ट्रेड्स वही होते हैं जिसमें रिस्क मिनिमम होता है. सो ये मैं सैम्पल के लिए एक सपोज यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि रिलायंस में 1412 लास्ट 2 वीक्स का हमारा लोएस्ट बना है. ठीक है, हाईएस्ट नियर अबाउट 1439 1440 अप्रॉक्सीमेटली है. ठीक है, अब यहाँ पे भी आप स्टॉक को देख रहे हैं कि ये सीक्वेंशियली ड्रॉप हो रहा है. ठीक है, यहाँ पे तो अगर आप इसका सीक्वेंस देखेंगे तो आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि नेक्स्ट 2 डेज़ में ये डिप हो रहा है ऑलरेडी. ठीक है, तो यहाँ पे हम उसके डिप पॉइंट का वेट करेंगे जब वो यहाँ पे कम्प्लीटली डिप हो जाएगा, जो कि इफ़ यू सी मैं इसकी बात कर रहा हूँ, जो वो यहाँ पे डिप हो जाएगा कम्प्लीटली, जो लोएस्ट पॉइंट पे आ जाएगा उस वीक, उसके बाद हम बड़े कैंडल के बनने का वेट करेंगे जो हाईएस्ट होगा. फिर उसके बाद हम इसमें रेंज ट्रेड अपना पिक कर सकते हैं. अब ऐसा तो है नहीं कि यहीं पे हमें वेट करना है इस स्टॉक के लिए, राइट. हम बाकी स्टॉक्स को भी इस तरीके से रिसर्च करेंगे और फिर क्या कहते हैं हम अपने उसी हिसाब से अपने ट्रेड्स लेंगे. नेक्स्ट सेशन हम स्विंग ट्रेडिंग की डिफरेंट स्ट्रेटजी को लेके करेंगे. मेरी एक पर्सनल फेवरेट स्ट्रेटजी है जिसे मैं ब्रिक लेयरिंग स्ट्रेटजी कहता हूँ, जिसमें हम मिनिमम लॉस रखते हैं और मैक्सिमम प्रॉफिट रखते हैं. एंड आई हैव बीन ट्राइंग दिस स्ट्रेटजी फॉर सो लॉन्ग एंड इट्स रियली सक्सेसफुल. आई विल बी शेयरिंग इट. प्लीज़ शो योर सपोर्ट. सब्सक्राइब करें चैनल एंड लाइक करें. आपको कोई भी क्वेश्चंस हों ट्रेड्स को लेके, लर्निंग को लेके, प्लीज़ कमेंट. थैंक यू फॉर योर टाइम. कीप ट्रेडिंग.